गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग क्लास में जो बात कर रहे थे वो विभिन्न प्रकार के विलयनों की बात कर रहे थे कि यहाँ पर जब भी हमको पोषक माध्यम तैयार करना होता है या फिर संवर्धन माध्यम तैयार करना होता है तो उस संवर्धन माध्यम के लिए हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विलयनों की आवश्यकता होती है। और संग्रह विलयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन विलयनों का निर्माण करके हम स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख लेते हैं और जब कभी भी आवश्यकता होती है तो आवश्यकता अनुसार इनको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो यहाँ जो संग्रह विलयन हम तैयार करते हैं तो यहाँ कई प्रकार के संग्रह विलयन तैयार किए जाते हैं। इन संग्रह विलयनों में स्थूल संग्रह विलयन, सूक्ष्म लवण संग्रह विलयन, पोटेशियम आयोडाइड का संग्रह विलयन, एडिटाटक का संग्रह विलयन, विटामिन का संग्रह विलयन, ग्लाइसिन का संग्रह विलयन और मीजोइनोसिटोल का संग्रह विलयन। तो यहाँ पर इन सारे के सारे संग्रह विलयनों को बना करके 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 16 दिन या इससे कम ज्यादा इस रेंज में इनको रखा जा सकता है। क्योंकि क्लास में भी मैंने जब आपको बताया था बनाना स्थूल संग्रह विलयन को तो उस वक्त बताया था कि यहाँ जो संग्रह विलयन बनाए जाते हैं इन संग्रह विलयनों को बनाने में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए इनको एक बार बना करके 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार फिर इनको यूज में ले लिया जाता है। अब यहाँ पर ये तो वो संग्रह विलयन है जिनको आवश्यकता के अनुसार यूज में लिया जाता है। मुख्य जो विलयन बनाते हैं तो मुख्य विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमको मुख्य विलयन बनाना है तो मुख्य विलयन के लिए हम यहाँ पर 200 ml आसुत जल लेते हैं, 200 ml आसुत जल लेते हैं और इस 200 ml आसुत जल के अंदर यहाँ पर हम 30 ग्राम सुक्रोज घोल देते हैं। 200 ml आसुत जल के अंदर 30 ग्राम यहाँ हम सुक्रोज घोल देते हैं, क्योंकि यहाँ मुख्य जो माध्यम एनर्जी प्रदान करने का होता है वो क्या होता है, सुक्रोज होता है। अब यहाँ पर इन दोनों विलयनों को या फिर कहें कि यहाँ पर जो आसुत जल है इस आसुत जल में 30 ग्राम सुक्रोज को हम डाल करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको कीप में छान लेते हैं। जो फिल्टर पेपर आते हैं एक कीप में कीप से फिल्टर पेपर द्वारा छान लेते हैं। यहाँ फिल्टर पेपर द्वारा छान लेते हैं। अब हमारे पास में एक फ्लास्क में तो यहाँ इसका माध्यम बन के तैयार हो गया। 200 ml जो आसुत जल हमने लिया था उसके अंदर सुक्रोज घोल करके उसको छान करके एक फ्लास्क में रख लिया। दूसरे फ्लास्क में यहाँ जो विभिन्न प्रकार का संग्रह विलयन था इस संग्रह विलयन को लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्थूल संग्रह विलयन था यहाँ सारी मात्राएं ml में ली जाती हैं और क्वांटिटी जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, क्योंकि यहाँ पर जो तुलना यूज में ली जाती है वहां 1 मिली लीटर का इससे भी कम का वो वहां पर उसको शो करती है कि इतने मात्रा हम यहाँ ले रहे हैं। तो यहाँ जो स्थूल संग्रह विलयन है वो 50 ml लेते हैं। सूक्ष्म लवण का जो संग्रह विलयन है उसको हम 1 ml लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का संग्रह विलयन 1 ml लिया जाता है। एडिटा का संग्रह विलयन 5 ml लिया जाता है। विटामिन का संग्रह विलयन 1 ml, ग्लाइसिन का संग्रह विलयन 1 ml और मीजोइनोसिटोल का जो संग्रह विलयन होता है वो कितना लिया जाता है, 2 ml लिया जाता है। एक फ्लास्क में ये और दूसरे फ्लास्क में सारे संग्रह विलयनों को इस क्वांटिटी में मिला लिया जाता है। अब क्या करेंगे कि जो दोनों फ्लास्क हैं उन दोनों फ्लास्क के संग्रह विलयनों को लेकर के एक तीसरे फ्लास्क में सभी संग्रह विलयनों को लिया और एक तीसरे फ्लास्क में ऐड कर लिया। अब इसको हमको पूरा की पूरा 1 लीटर करना है। जितना भी हमारे पास में जो मटेरियल है उसको हमको 1 लीटर करना है। तो जितना यहाँ कमी है अब इसमें यहाँ पर क्या मिला देंगे, आसुत जल मिला देते हैं और आसुत जल मिला करके इसकी मात्रा को कितना कर लेते हैं, हम 1 लीटर कर लेंगे। जब यहाँ 1 लीटर इसकी मात्रा हो जाएगी अब इसके बाद में हमको यहाँ पर संवर्धन माध्यम तरल बनाना है, अर्ध ठोस बनाना है या ठोस बनाना है, उसके आधार पर हम यहाँ आगे की चीजों को लेते हैं।
तरल बनाना है तो हमको अगार अगार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमको सेमी सॉलिड बनाना है या फिर सॉलिड बनाना है, अर्ध ठोस या ठोस बनाना है, तो यहाँ अगार अगार काम में लिया जाता है। और अगार अगार की टेंडेंसी होती है कि ये अपने से कई गुना अधिक पानी को एब्जॉर्ब करके अर्ध ठोस अवस्था में और अधिक मात्रा में लिया है तो किसमें, ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ आवश्यकता के अनुसार द्रव, ठोस और अर्ध ठोस संवर्धन माध्यम अगार अगार लेकर के बना लिया जाता है। अब देखिए फोर्थ जो चीज आती है वो आती है यहाँ पर पीएच। क्योंकि जो भी हम संवर्धन माध्यम बना रहे हैं, यहाँ जो भी संवर्धन माध्यम बना रहे हैं, इस संवर्धन माध्यम की पीएच क्या होनी चाहिए, निश्चित। इसकी जो पीएच है वो निश्चित होनी चाहिए और ये माप होता कितना है, 5.8। 5.8 या फिक्स पीएच होती है। अगर इससे ऊपर नीचे जाती है तो NaCl या NaOH दोनों, क्योंकि ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। अगर क्षारीय ऊपर बढ़ती है तो अम्लीय पदार्थ मिलाकर और नीचे जाती है तो क्षारीय पदार्थ मिलाकर के यहाँ पर इसको 5.8 पर निश्चित कर लिया जाएगा। इसके बाद में इसको एक बार 60 डिग्री सेल्सियस पर और गर्म करेंगे, गर्म करके ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद में अगर हमने अगार को अधिक मात्रा में लिया है तो यहाँ पर एट लास्ट किसका निर्माण हो जाएगा, सॉलिड संवर्धन माध्यम का, ठोस संवर्धन माध्यम का निर्माण हो जाएगा। हमको टिश्यू कल्चर कराना है। टिश्यू कल्चर कराने के लिए या तो सेमी सॉलिड लेते हैं हम या फिर सॉलिड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यही फिक्स होता है, आगे पढ़ेंगे हम तरल संवर्धन माध्यम, तो टिश्यू कल्चर तरल संवर्धन माध्यम में भी कराया जा सकता है। तो यहाँ आगे हम जब कैलस का निर्माण करेंगे तो कैलस निर्माण के लिए हमको ठोस या अर्ध ठोस संवर्धन माध्यम की आवश्यकता होगी। अब हमारे पास में कैलस के संवर्धन के लिए यहाँ पर संवर्धन माध्यम बन के तैयार है। तो कैलस संवर्धन कराने के लिए अब हमें क्या करना होगा, कैलस बोले तो कोशिकाओं का, असंगठित कोशिकाओं का समूह। तो हमको कैलस निर्माण करना है, कैलस का फॉर्मेशन करना है। हमको कैलस का निर्माण करना है तो पहले तो हमको आवश्यकताएं पता होनी चाहिए कि कैलस निर्माण के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी। अगर हमको कैलस का निर्माण करना है तो कैलस का निर्माण, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा कैलस का निर्माण होगा, क्या हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो यहाँ सबसे पहले तो कैलस निर्माण के लिए हमको एक्सप्लांट की आवश्यकता होगी, कार्तोतक, एक्सप्लांट। सबसे पहले क्योंकि संवर्धन तो इसी का कराएंगे हम, तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम संवर्धन जिसका करा रहे हैं वो एक्सप्लांट प्लांट का कौन सा पार्ट है। उसके बाद में जो एक्सप्लांट हम ले रहे हैं, इस एक्सप्लांट का क्या करना है, स्टरलाइजेशन। जो भी यहाँ एक्सप्लांट ले रहे हैं उसका स्टरलाइजेशन करना है। क्यों, अगर हम इसका निर्जमीकरण नहीं करेंगे तो यहाँ संवर्धन माध्यम पर और भी चीजें आकर के संवर्धित हो सकती हैं। बैक्टीरिया कॉलोनी हो सकती है, कवक की कॉलोनी हो सकती है, कोई भी और भी चीजें हो सकती हैं। जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं, जिसका संवर्धन कराना चाह रहे हैं, उसके लिए यहाँ फिर वो माध्यम उपयुक्त नहीं रहेगा। दूसरा बात, यहाँ स्टरलाइजेशन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि स्टरलाइजेशन प्रॉपर रूप से होना चाहिए। जब ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे तो उस वक्त फिर हमारा किसका निर्माण होगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन होता है, कैलस का निर्माण होता है। अब यहाँ कैलस का निर्माण जब हो जाता है तो फिर हमको इस कैलस की विशेषताएं भी पता होनी चाहिए और कैलस के उपयोग भी पता होने चाहिए कि कैलस अगर बन रहा है तो किस प्रकार का बनना चाहिए और कैलस का यूज कहाँ कहाँ आता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं एक्सप्लांट या एक्सप्लांट का बनाना या एक्सप्लांट के प्रकार। पहले एक्सप्लांट के प्रकार देखते हैं।
एक्सप्लांट समझ में आ गया होगा कि एक्सप्लांट हम किसे कह रहे हैं, कि यहाँ जो संवर्धन माध्यम में जिसका हमको संवर्धन करना है वो पादप का भाग क्या कहलाता है, एक्सप्लांट या कार्तोतक कहलाता है, जिसका संवर्धन किया जाता है। अब यहाँ पर एक्सप्लांट के रूप में हम पादप के कौन कौन से भाग को यूज ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ जो स्टेम होता है, स्टेम पार्ट को यूज ले सकते हैं, और स्टेम पार्ट का भी कौन सा, सीड्स भाग, क्योंकि सीड्स भाग पर हमेशा क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड, वहां किसी प्रकार का विभेदन नहीं होता है। तो यहाँ स्टेम पार्ट को ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, रूट है, सीड है, एंथर है। इसके अलावा यहां पर ओवरी, अंडाशय, ओवरी को ले सकते हैं। कोई भी कायक भाग, कोई भी कायक भाग, और कोई भी कायक भाग की बात करें तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आते हैं कंद। किसी भी कंद को ले सकते हैं, कक्षस्थ कलिकाओं को, एक्सिलरी बर्ड को ले सकते हैं। ये एक्सिलरी बर्ड पुष्प की भी हो सकती है और शाखा की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है एक्सिलरी बर्ड। हम किसी भी एक्सिलरी बर्ड को ले सकते हैं, पर्व संधि को ले सकते हैं। तो इसका मतलब पादप के किसी भी भाग से हम यहां पर कैलस का निर्माण कर सकते हैं, या फिर कहें कि पादप के किसी भी भाग को हम एक्सप्लांट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब एक ही पादप पर सारी चीजें अप्लाई नहीं होंगी कि ये सोचें कि एक पादप की ये सारी चीजें यूज ले सकते हैं। किसी पादप का कोई पार्ट हो सकता है और किसी पादप का कोई पार्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे पार्ट्स को हम एक्सप्लांट के लिए यूज में ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पर एक्सप्लांट का, या फिर कहें कि कार्तोतक का निर्माण कैसे करेंगे। एक्सप्लांट का बनाना या निर्माण, एक्सप्लांट का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो यहाँ जो एक्सप्लांट का निर्माण, यहाँ किसी भी पार्ट को लेकर के एक्सप्लांट का निर्माण होगा कैसे। सबसे पहले बात करें, जैसे हम स्टेम पार्ट को ले रहे हैं, लीफ को ले रहे हैं, एंथर को ले रहे हैं, ओवरी को ले रहे हैं, या रूट को ले रहे हैं, एनीवन किसी भी पार्ट को इनमें से ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक्सप्लांट हम काम में ले रहे हैं, इस एक्सप्लांट को सबसे पहले धोते हैं, पानी से अच्छी तरह से धोते हैं, और धोने के बाद में इसको सुखाते हैं। और सुखाने के लिए यहाँ पर पेपर, फिल्टर पेपर यूज में लिए जाते हैं। यहाँ फिल्टर पेपर यूज में लिए जाते हैं, तो सुखाते हैं। सुखाने के बाद में अब क्या करेंगे, इनको फिक्स साइज में, एक निश्चित आकार होता है, फिक्स साइज में काटते हैं। जो पार्ट हमने लिया है उस पार्ट को पहले धोएंगे ढंग से, उसके बाद सुखाएंगे, और सुखाने के बाद में एक निश्चित आकार में, एक निश्चित आकार होता है, उस आकार में इनको काटेंगे। उसके बाद इनको किसमें, हम संवर्धन माध्यम पर यूज में लेंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? अभी तो इसका स्टरलाइजेशन करना है। अगर हम सीड काम में ले रहे हैं, अगर हम सीड काम में ले रहे हैं, तो स्टूडेंट सीड काम में ले रहे हैं, तो सीड के ऊपर क्या होता है, सीड कोट। अगर हमने डायरेक्ट सीड को धो करके काटा तो कट भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ सीड्स तो ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कोट होता है, आवरण होता है, तो यहाँ ये डायरेक्ट यूज में नहीं आएगा। तो सीड कोट को कमजोर करने के लिए यहाँ हम इस सीड को उपचारित करते हैं 50% H2SO4 सॉल्यूशन से। यहाँ 50% H2SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं
और इस 50% H2SO4 के सॉल्यूशन से पहले इसको उपचारित करते हैं। यहाँ उपचारित कुछ सेकंड के लिए किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हार्मफुल भी होता है। तो यहाँ कुछ सेकंड के लिए करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जब इसको इससे उपचारित कर देते हैं, यहाँ इसको उपचारित किया जाता है, इसको उपचारित करते हैं, तो इसके बाद में इस सीड को लगभग 2 घंटे तक जल से धोया जाता है। 2 घंटे तक जल से धोते हैं और जल से धो करके अब यहाँ सीड को किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब ये सीड एक्सप्लांट के लिए परफेक्ट हो गया, तो अब इसको एक्सप्लांट के रूप में यूज में ले सकते हैं। लेकिन बात करें हम कंद की, अगर हमको कंद को एक्सप्लांट के रूप में काम में लेना है तो कंद को एक्सप्लांट के रूप में किस प्रकार काम लेंगे। तो यहां देखिए कंद, जैसे गाजर कंद है, गाजर है, मूली है, सलजम है, सारे आलू है, सारे कंद हैं। तो अगर हमको ऐसे किसी को लेना है तो इनके लिए क्या करते हैं, तो इनके लिए यहाँ एक विशेष कॉर्क बोरर को यूज में लिया जाता है। ये कॉर्क बोरर क्या काम करता है, जैसे चाकू क्या काम आता है घर में, स्लाइस काटने के, थोड़ी सब्जी काटने के, बहुत सारे काम आता है। तो यहाँ ये जैसे ब्लेड से हम लोग LSTS काटते हैं, सेम वही यहाँ पर कॉर्क बोरर यूज में आता है। तो कॉर्क बोरर समान आकार की स्लाइस काटता है, समान आकार के टुकड़े काटता है। जो कंद होते हैं, इन कंद के बिल्कुल समान आकार के, मोटाई में, चौड़ाई में, कांटों तक तैयार करता है। तो यहाँ बिल्कुल समान आकार के कांटों तक तैयार करेगा ये। तो इस प्रकार के एट लास्ट यहाँ पर हमको एक्सप्लांट हमारे लिए बनकर के तैयार हो जाएंगे। अब इन एक्सप्लांट को हम संवर्धन माध्यम पर ले जाने से पहले क्या करेंगे, स्टरलाइज्ड, क्योंकि जब तक इनका निर्जमीकरण नहीं होगा तब तक इनको यूज करना, या फिर कहें कि तब तक इनको संवर्धन माध्यम पर ले जाना इन्फेक्शन को बुलावा देना है, क्योंकि वहां किसी अन्य प्रकार के संक्रमण भी हो सकते हैं। तो एट लास्ट अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्टरलाइजेशन का, निर्जमीकरण। जो भी एक्सप्लांट हमने रेडी किया है, उस एक्सप्लांट का अब हमको निर्जमीकरण करना है, उसका स्टरलाइजेशन करना है। तो स्टरलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमने आपको एक वर्ड बताया था, या फिर कहेंगे एक मशीन बताई थी, लैमिनार एयर फ्लो। लैमिनार एयर फ्लो बताई भी थी आपको, आपके रूम में रखी हुई है। तो यहां पर जो लैमिनार एयर फ्लो होता है, यहाँ लेमिनार एयर फ्लो स्टरलाइजेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या फिर कहें कि इससे स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो लेमिनार एयर फ्लो की जो बेंच होती है, लेमिनार एयर फ्लो की जो बेंच होती है, इस बेंच के ऊपर, क्योंकि 2 फिल्टर होते हैं, एक हीपा फिल्टर होता है और एक सामान्य फिल्टर होता है। तो यहाँ इन्फेक्शन के, संक्रमण के जो चांस हैं बहुत कम हो जाते हैं, या फिर कहें कि माइनस में हो जाते हैं, संक्रमण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी बेंच जो होती है, उस बेंच को यूज करने से पहले, जब हम इसको यूज करेंगे, यूज करने से पहले 70% एल्कोहल से धोते हैं। सबसे पहले धोते हैं या पोंछते हैं। 70% जो एल्कोहल होता है, उस 70% एल्कोहल से इसको धोएंगे या पोंछेंगे। इस पर जितनी भी चाहे हम स्पिरिट लैंप की बात करें, चाहे हम यहाँ पर वॉश ग्लास की बात करें,
स्लाइड्स की बात करें, जितना भी सामान हमको यूज में लेना है, फोर्सिप है, एनीवन, जो भी सामान यूज में लेना है, जो भी यहाँ पर उपकरण यूज में लेने हैं, सारे के सारे उपकरणों को क्या करेंगे, 70% एल्कोहल से धो करके बेंच पर रख देंगे। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट होती है जब हमको यहाँ पर प्रैक्टिकल करना है, जब हमको यहाँ यूज में लेना है, कोई भी कार्य करना है, तो यहाँ इसको 30 मिनट पहले ऑन कर देते हैं लाइट को। और ये अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है, अगर वहां किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमणकारी रह गया है तो उसको नष्ट कर देगी। अब थर्ड स्टेप में 30 मिनट बाद इस अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है, इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के बाद में यहां जो हमने उपकरण रखे हैं, उन उपकरणों में हमने 3 पैट्री प्लेट रखी है। यहां हमने 3 पैट्री प्लेट लिए, तो तीनों की 3 जो पैट्री प्लेट हैं, इन तीनों पैट्री प्लेटों में हमने एक के अंदर तो हमने एल्कोहल लिया है, और एल्कोहल भी कैसा, 70% वाला, और 2 में हमने आसुत जल लिया है। बाकी दोनों पैट्री प्लेट में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बाकी की जो दोनों पैट्री प्लेट है उनमें हमने क्या लिया है, आसुत जल लिया है। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में एक्सप्लांट है, उस एक्सप्लांट को लेंगे, उस एक्सप्लांट को लेकर के क्या करेंगे, इसमें डिप कर देंगे एल्कोहल में। और कितने टाइम के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए। 15 से 30 सेकंड के लिए इस एक्सप्लांट को एल्कोहल में डिप कर देंगे, डुबो देंगे। उसके बाद में पहले फर्स्ट पैट्री प्लेट के जल में ले जाकर धोएंगे, और उसके बाद ही पहले यहां लेकर आए, यहां से फिर इसको सेकंड पैट्री प्लेट में ले गए, वहां इसके जल में धो लिए, क्योंकि एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, सारा का सारा एल्कोहल यहाँ पर धुलना चाहिए। अब जो हमारे पास में एक्सप्लांट है, अब ये जो यहां से निकल के एक्सप्लांट आया है, इस एक्सप्लांट को लेंगे और फिल्टर पेपर पर, जो फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर पर लेकर के सुखा लेंगे। स्टरलाइजेशन के 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो हम एक्सप्लांट बनाने से पहले स्टरलाइज्ड कर ले पार्ट को, या फिर हम एक्सप्लांट हमने कट कर लिया है उसके बाद स्टरलाइज्ड करें। तो सामान्य तौर पर जो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो एक्सप्लांट बनाने से पहले ही की जाती है, क्योंकि अब हमारे पास में जो कारतोतक है, उस कारतोतक को अपनी साइज के अनुसार, जो उसकी साइज है उसके अनुसार यहाँ काट लेंगे। और अगर हमारे पास में कटा हुआ पहले से एक्सप्लांट है, तो उसको अब आगे संवर्धन माध्यम पर ले जाने का कार्य किया जाएगा। तो मैंने जो आपको मेथड बताया है वो एक्सप्लांट कट करने के बाद बता रही हूँ। दोनों काम हो सकते हैं, एक्सप्लांट पीछे भी बनाया जा सकता है, और एक्सप्लांट को पहले तैयार करने के बाद में उसका स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सप्लांट अब बिल्कुल स्टरलाइज्ड पोजीशन में हमारे पास में तैयार है, बिल्कुल इसका स्टरलाइजेशन हो चुका है। अब इस एक्सप्लांट को क्या करना है, हमको संवर्धन माध्यम पर, जो संवर्धन माध्यम हमने रेडी किया है, उस संवर्धन माध्यम पर ले जाना है। तो ये संवर्धन माध्यम पर ले जाने का कार्य भी किस पर होता है, एयर फ्लो की बेंच पर। अब यहां एक्सप्लांट को संवर्धन माध्यम पर लेमिनार एयर फ्लो की बेंच पर ही क्या कर देंगे, हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। तो अब से संवर्धन माध्यम पर आ गया, क्योंकि इस संवर्धन माध्यम की पीएच वगैरह सभी पहले से क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, अपने आप में बिल्कुल बैल होता है ये। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हमने संवर्धन माध्यम बनाया था, इस संवर्धन माध्यम पर हमने एक्सप्लांट को क्या कर दिया, मूव कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। अब क्या होगा कि 2 से 4 सप्ताह में, 2 से 4 सप्ताह में, क्योंकि इसी के निर्माण की बात कर रहे थे हम अब तक, तो यहां 2 से 4 सप्ताह के अंदर सेल्स का ग्रुप रेडी हो जाता है।
यहाँ कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, और जो यहाँ कोशिकाओं का जो समूह बना है यही क्या कहलाता है? कैलस। क्योंकि यहाँ जो कोशिकाओं का समूह बना है यही समूह क्या कहलाएगा? कैलस कहलाएगा। ये जो कैलस है, ये कैलस कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का बना हुआ, अविभेदनशील। सेल्स से निर्मित। इन कोशिकाओं में अभी विभेदीकरण नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है कि किस कोशिका का कार्य क्या है। कोई भी कार्य बटा हुआ नहीं है, तो ये अविभेदनशील कोशिकाओं का समूह होता है। अगर इस कैलस के हम 50 टुकड़े भी कर दें तो 50 टुकड़े भी उसी पार्ट को बनाएंगे जो पूरा पूरा एक कैलस पहले बना रहा था। तो यहाँ अविभेदनशील कोशिकाओं का समूह होता है। अब आगे का डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा तो जो अविभेदनशील कोशिकाएं हैं ये पादप के विभिन्न भागों का निर्माण करेंगी। कोई एपिडर्मिस निर्माण का कार्य करेगी, कोई कॉर्टेक्स निर्माण का कार्य करेगी, कोई वैस्कुलर टिश्यू निर्माण का कार्य करेगी। तो यहाँ सभी कोशिकाओं के द्वारा एट लास्ट विभिन्न कार्यों का बंटवारा हो जाएगा। और बंटवारा होने के बाद में, क्योंकि आपको पता है सेल्स मिलकर के जब हम टिश्यू बनाती हैं तो टिश्यू स्तर पर कार्यों का बंटवारा हो जाता है। एक निश्चित कोशिकाओं का समूह जब एक काम को मिलकर के करता है तो वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। तो आगे टिश्यू जब बनेगा तो यहाँ पर सेल्स का आपस में बंटवारा हो जाएगा, कार्य का विभेदन हो जाएगा। लेकिन कार्य का विभेदन होता है उससे पहले हमको जिस संवर्धन माध्यम पर ये कैलस उपस्थित है, क्योंकि यहां तक जिस संवर्धन माध्यम पर ये कैलस उपस्थित है यहां तक के वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए ही ये माध्यम क्या था? उपयुक्त था। जैसे जैसे आगे वृद्धि होगी यहाँ विभिन्न पार्टों का निर्माण होगा, तो इसके लिए संवर्धन माध्यम या फिर कहेंगे पोषक तत्व की जो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट है, परिवर्तित हो जाती है। अब जब पोषक तत्वों की आवश्यकता थी जो परिवर्तित हो गई, तो अब इस संवर्धन माध्यम से क्या करेंगे? हम इसको दूसरे संवर्धन माध्यम पर ले जाएंगे और उसको बोलते हैं हम उपसंवर्धन माध्यम। तो यहां जिस दूसरे संवर्धन माध्यम पर हम इसको लेकर के आए हैं ये क्या कहलाता है? उपसंवर्धन माध्यम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक काम और होता है, लेबोरेटरी के अंदर जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जिन लोगों की रिसर्च चल रही होती है, उनके लिए यहाँ पर इस संवर्धन माध्यम में कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं और कितनी मात्रा में, क्योंकि अपने हाथों से संवर्धन माध्यम बनाया, हमको पता है कि हमने किस चीज को कितनी मात्रा में लिया है। अब यहाँ उपसंवर्धन माध्यम में कौन कौन से तत्वों को किस मात्रा में ले रहे हैं हमको ये भी पता है। तो यहाँ जब पादप में कोशिकाओं का विभेदीकरण हो रहा है तो उस वक्त हमको पता है कि विभेदीकरण के लिए, पादप अंग के निर्माण के लिए यहाँ कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो वो चीज हमें यहाँ से पता चल जाती है। तो यहाँ उपसंवर्धन माध्यम में आते आते हमको कोशिकाओं की पता चल जाती है कि किस कोशिका के द्वारा पादप के किस पार्ट का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ जब यहाँ कोशिका के विभिन्न यहाँ पादप के विभिन्न पार्टों का जब निर्माण हो रहा है तो वहाँ कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें हमको पता चल जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो कैलस होता है, इस कैलस की विशेषताएं क्या होती हैं। कैलस की विशेषताएं, कैलस की अगर विशेषताओं की बात करें तो सामान्य तौर पर जो कैलस पाए जाते हैं ये कैलस कैसे होते हैं? एक समान। हम किसी भी पार्ट से कैलस तैयार कर लें तो सारे सारे कैलस कैसे होते हैं? समान होते हैं। सभी कैलस का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? समान होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ कुछ हार्मोन्स के कारण इनका रंग परिवर्तित हो जाता है, रंग में अंतर आ जाता है। हार्मोन्स के कारण यहाँ पर कभी कभी क्या होता है? रंग में अंतर आ जाता है, उनके आकार में अंतर आ जाता है। दूसरा, जो कैलस होता है
ये कैलस कैसे होते हैं, भंजनशील होते हैं। तो यहाँ पर जो कैलस होते हैं वो कैसे होते हैं, कोमल होते हैं और भुरभुरे होते हैं। भुरभुरे बोले तो भंजनशील। अगर हल्का सा भी प्रेशर दे दें तो ये क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन कुछ कैसे होते हैं, ठोस, कुछ ठोस भी होते हैं। कुछ यहाँ पर सेल्स इतनी मजबूत एक दूसरे के साथ बंधी हुई होती है कि उनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। एंड सामान्य तौर पर जो इनका रंग पाया जाता है वो रंग यहाँ पर हल्का पीला या सफेद होता है। सामान्यतः जो रंग होता है ये रंग कैसा होता है, हल्का पीला, हल्का पीला या सफेद होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमने पढ़ ली, क्लोरोफिल अगर यहाँ पर उपस्थित है तो क्लोरोफिल के कारण क्या हो जाएगा, हरा। कभी कभी फिनोलिक पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं, फिनोलिक पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं तो फिनोलिक पदार्थों के कारण रंग क्या हो जाता है, यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ फिनोलिक पदार्थों की वजह से रंग क्या हो जाएगा, भूरे रंग का। ऐसे ही अगर एंथोसाइनिन यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर रंग हल्के नीले रंग का हो जाएगा। तो यहाँ कुछ पदार्थों की उपस्थिति की वजह से कैलस का क्या होगा, रंग परिवर्तित हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।